तो फाइनली ये है एक इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 5G जो 3 महीने बाद यूके में भी लॉन्च होगा। मैंने अब तक 25,000 में जितने भी स्मार्टफोन यूज किए हैं ये उन सब से ऑन पेपर स्पेक्स एंड बिल्ड क्वालिटी में बेटर है, बट फिर भी ये उन सब से घटिया फोन है। मैंने पिछले 20 दिनों में इसमें बहुत सारे वियर्ड प्रॉब्लम्स फेस करी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सरप्राइज से कम नहीं होगी। वैसे ये स्मार्टफोन अभी Amazon पे अवेलेबल है और Amazon ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं देता। एंड मैंने लावा का स्मार्टफोन फर्स्ट टाइम बाय किया है तो इसका बॉक्स लगभग 3 सेंटीमीटर अदर स्मार्टफोन के बॉक्स से बड़ा है। और इसका रीजन है बॉक्स के फ्रंट साइड में ये जो बहुत बोरिंग लेटर लिखा हुआ है इसको एडजस्ट करने के लिए बॉक्स की साइज को बढ़ाया गया है। बॉक्स के इस साइड पर नीचे AI मेंशन है, बैक साइड इंपोर्टेंट स्पेक्स है विद प्रोडक्ट इमेज और इस साइड लिखा है #proudly Indian और नीचे लिखा है 1 ईयर फ्री फोन रिप्लेसमेंट वारंटी। और इसी साइड से ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर मैग्नेट्स भी लगाए हुए हैं। तो सबसे ऊपर प्लास्टिक बेस पर स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसको एक बार साइड रखते हैं और इस बेस को हटाए तो यहाँ पर फ्री फोन रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है और घर बैठे इसको कैसे क्लेम करे उसका पूरा प्रोसेस मेंशन है। एंड इस ब्लैक बॉक्स में ट्रांसपेरेंट बैक कवर है जिसकी क्वालिटी अच्छी है और इस कवर वाले बॉक्स के पीछे ही सिम इंजेक्टर पिन है। नेक्स्ट है 66 वोल्ट का टाइप सी PD चार्जर जिसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है और ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये है टाइप C to C डेटा केबल जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी लेंथ 1 मीटर है। एंड फाइनली प्लास्टिक रैप में ये है स्मार्टफोन, इसको डायरेक्टली निकालना बहुत इजी है। बाय द वे ये इसका सिल्वर व्हाइट कलर वेरिएंट है और इसका नाम है लूनार मिस्ट और इसका एक फैंटम ब्लैक कलर भी आता है। वैसे इसका डिजाइन अट्रैक्टिव है और कैप्सूल कैमरा मॉड्यूल की वजह से ये गूगल पिक्सल स्मार्टफोन जैसा ही फील होता है। और इन दोनों कैमरा लेंस के बीच में अग्नि लिखा हुआ है और ये दिखने में इतना वियर्ड भी नहीं लगता। इसके ऊपर फ्लैश लाइट है और दोनों ही कैमरा लेंस के साइड में शाइनिंग सिल्वर आर्क है। अगर ये LED लाइट्स होती तो बात ही कुछ और होती। वैसे डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और बैक साइड भी ग्लास ही है विद सॉफ्ट मैट फिनिश और साइड फ्रेम एल्यूमिनियम है जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। एंड सभी बटन्स वाइट तो है ही, ये मेटल के हैं और टेक्टाइल भी है। और यहाँ नीचे एक एक्शन बटन भी है जो आईफोन वाले से ज्यादा बेटर है। और सबसे अच्छी बात कैमरा मॉड्यूल के अराउंड भी एल्यूमिनियम बॉर्डर है और रफ यूज करने पर भी कैमरा लेंस के ग्लास पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। तो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से सॉलिड एंड अनएक्सपेक्टेड है और यही इसकी हाइप का मेन रीजन है। और सच बताऊं तो हाथ में फोन बहुत प्रीमियम फील होता है। लावा ने 25,000 में मेटल फ्रेम देकर अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए एक न्यू टारगेट सेट किया है, बट मैंने गौर किया इसके बैक पैनल की फिटिंग कॉर्नर से परफेक्ट नहीं है। एल्यूमिनियम फ्रेम और बैक ग्लास के बीच में हल्का गैप है जो नहीं होना चाहिए। मुझे ये देखकर ऐसा फील हुआ कि बैक पैनल आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। वैसे ये ज्यादा वाइड नहीं है नथिंग फोन की तरह और बैक पैनल फ्रेम से हल्का ऊपर उठा हुआ है एंड साइड से कर्व भी है और थिकनेस भी ठीक ठाक है, बस वेट थोड़ा ज्यादा है मेटल फ्रेम की वजह से। और इसमें 6.67 इंच फ्लैट 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिसकी HBM ब्राइटनेस तो लावा ने कहीं भी मेंशन नहीं करी, लेकिन पीक ब्राइटनेस है 2400 निट्स तो आउटडोर हार्श सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल है। हालांकि Realme P4 Pro जितनी ब्राइट तो नहीं है बट आउटडोर में फोन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और डिस्प्ले बेजल्स फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से Note CE5 एंड Nothing Phone 3a से कम है। वैसे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1.5 के है तो डिस्प्ले शार्प है, कलर्स भी अच्छे हैं, मुझे ऑलमोस्ट नेचुरल ही फील हुए, बस थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। हालांकि YouTube पर 4K वीडियो स्मूथ चलती है एंड HDR भी सपोर्ट करता है, लेकिन डिस्प्ले YouTube में ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है, थंबनेल्स थोड़े पिक्सल रेट फील होते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में और कोई कमी नहीं है। और वैसे तो ये वाइडबाइन L1 सर्टिफाइड भी है बट Netflix एंड Amazon पर HDR सपोर्ट नहीं करता, ओनली HD सपोर्ट करता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है अब वो सुनो। तो लॉक एंड होम स्क्रीन से नॉर्मल अदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन जैसा ही है बट इसमें क्लीन UI है, कहीं भी किसी भी तरह के एड नहीं आते और एकदम ब्लोटवेयर फ्री है। बट आज के हिसाब से UI कुछ ज्यादा ही क्लीन और बहुत बेसिक है। तो यहाँ से लॉक एंड होम स्क्रीन के वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं बट होम स्क्रीन क्लॉक को कस्टमाइज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस होम स्क्रीन पर गूगल क्लॉक के विजिट्स बाय डिफॉल्ट है जो बहुत बेसिक है। तो प्ले स्टोर पर कुछ एप्स ट्राई करने के बाद ये एक ऐप मुझे बहुत सही लगा, तब जाकर होम स्क्रीन की शक्ल ठीक हुई। और यहाँ से लॉक स्क्रीन क्लॉक का कलर चेंज कर सकते हैं और डायनामिक एंड स्मॉल ओनली 2 क्लॉक स्टाइल है, ना तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है और ना ही साइज कस्टमाइज करने का। और यहाँ स्क्रॉल करके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर होम सेटिंग्स में ऐप आइकन्स की साइज कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर थीम स्टाइल या ऐप आइकन्स की शेप चेंज करनी है तो वो यहाँ से नहीं होगी, होम स्क्रीन पर प्रेस होल्ड करके आइकन्स में जाकर करना होगा। और गौर करो सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल सबसे पहले है जबकि ये डिस्प्ले सेटिंग्स के साथ होना चाहिए। तो कौन सी सेटिंग्स कहाँ होनी चाहिए ये भी ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। और इसमें ये टोटल 6 चार्जिंग के
एनिमेशन है जिनकी बस फोटो चिपका रखी है, जबकि यहाँ पर प्री अप्लाइड एनिमेशन शो होना चाहिए। हालांकि चार्जिंग के टाइम एनिमेशन आता है और फिंगरप्रिंट का बस ये एक ही एनिमेशन है जो मुझे ठीक ठाक लगा। और हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए इसमें ओनली 6 डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग स्टाइल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। बट अच्छी बात, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परमानेंट वाला मिलता है। और जहां तक बात है एनिमेशन की, तो एनिमेशन फ्लेक्सिबल वाले हैं, किसी भी ऐप को ओपन करो सभी एप्स मूव होते हैं, बस वॉलपेपर मूव नहीं होता। और गौर करो, साइड एज और कॉर्नर के पास वाले जितने भी एप्स है उनको ओपन करके क्लोज करे तो एनिमेशन साइड एज से टकरा कर आता है, इतना स्मूथ फील नहीं होता। वैसे लावा का खुद का फोन कॉल ऐप भी है, बट वो बहुत डरावना है और ओल्ड दिखता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसमें बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल फोन ऐप यूज करोगे तब भी यहाँ साइड एज पर कॉल रिकॉर्डिंग के लिए डिफॉल्ट बबल आ जाता है, उससे भी बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें कंट्रोल सेंटर स्टाइल के लिए क्लासिक एंड स्टैंडर्ड ये 2 ऑप्शन है, लेकिन मुझे ओनली क्लासिक वाले कंट्रोल सेंटर के एनिमेशन ही पसंद आए। ये टॉप से स्मूथली ओपन होता है, नथिंग यूआई के जैसे। बट स्टैंडर्ड वाले में राइट साइड के कॉर्नर से एनिमेशन शुरू और एंड होता है, जो बहुत वियर्ड है। और एनिमेशन भी बहुत सिंपल सा है, आइकन्स भी बहुत स्मॉल है, इनके बीच गैप भी बहुत ज्यादा है, तो ये ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। वैसे इसमें डेडिकेटेड ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, बट अगर मान लो फिंगरप्रिंट की जगह कोड लगाना पड़ा तो कीपैड की लोकेशन बॉटम में नहीं है, आप स्क्रीन से भी ऊपर है, जो यूज करने में अनकंफर्टेबल फील करवाता है। और हाँ, इसमें जो एक्शन बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके फोन साइलेंट और जनरल कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से एसएस ले सकते हैं, डबल क्लिक से टॉर्च ऑन ऑफ होती है, एंड कैमरा ऐप में सिंगल क्लिक से वीडियो और फोटो क्लिक कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से सिंगल, डबल या लॉन्ग प्रेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली कैमरा ऐप में यूज करने के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन परफेक्ट है। अगर सिंगल हैंड से फोन यूज करे तो अदर फंक्शंस के हिसाब से ये एक्शन बटन बहुत नीचे रह जाता है, तो फिर प्रेस करना बहुत रिस्की है, फोन हाथ से गिर सकता है। और अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इसके कैमरा ऐप में है, तो सेल्फी एंड बैक कैमरे में स्विच करने पर कुछ इस तरह से फोटो फ्रेम मूव होती है, और शटर बटन एक बार फोटो क्लिक करने के बाद 2 सेकंड तक काम ही नहीं करता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर एक्शन बटन यूज करे तब भी सेम प्रॉब्लम होती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी एक दिक्कत है, वैसे तो इसमें मैक्सिमम 4K 60 FPS तक का ऑप्शन है, बट जैसे अभी यहाँ पर 4K 60 FPS 0.6x का ऑप्शन दिखा रहा है, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद ओनली 1x एंड 2x का ही ऑप्शन रह जाता है। और अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले 0.6x पर क्लिक करे तब ये डायरेक्ट 1080p 30 FPS पर स्विच हो जाता है, लेकिन 1080p 60 FPS में भी 0.6x जूम पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, ओनली 1x और 2x का ही ऑप्शन है। तो कैमरा यूआई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की नीड है, अब ये कितने सालों में इंप्रूवमेंट्स होंगे पता नहीं। वैसे लावा के स्मार्टफोन में एक प्रीमियम फीचर फ्री में मिल रहा है, तो यूट्यूब के किसी भी वीडियो को प्ले करके इस बैकग्राउंड स्ट्रीम वाले ऑप्शन को इनेबल करोगे तो वो वीडियो या म्यूजिक बैकग्राउंड में भी चलेगा, लेकिन ये प्रीमियम फीचर भी सस्ता वाला ही है, जब भी आप वापस यूट्यूब ओपन करोगे ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, तो जब भी म्यूजिक एंड वीडियो चेंज करे तो हर बार कंट्रोल सेंटर से इसको इनेबल करना पड़ेगा। वैसे इसमें लावा का खुद का वायु एआई करके एक एआई ऐप भी है, जिसमें चैट जीपीटी एंड जेमिनाई की तरह क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग एआई एजेंट्स भी है। और मुझे सबसे यूजफुल लगा ये मैथ टीचर, तो मैंने इसमें IIT एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन अपलोड किया, हालांकि वो इमेज फॉर्म में था, तो क्वेश्चन को टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया है। वैसे गौर करने वाली बात, ये गूगल फोटो सपोर्ट करता है, लावा का अपना फाइल मैनेजर या गैलरी ऐप नहीं है, तो फोटोज को एडिट करने के लिए इसी एआई ऐप में यहाँ पर एआई फोटो एडिटर है, इसमें बैकग्राउंड रिमूव करके PNG बना सकते हैं, एआई इरेजर, इमेज एक्सपेंशन एंड जनरेट इमेज का ऑप्शन है, बट इसमें फोटो की क्वालिटी को इनहांस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इस वायु एआई ऐप में एक कमी है, इसमें जो एआई एजेंट्स के अवतार या डीपी है वो हद से ज्यादा पिक्सल रेट है। और इस लावा के स्मार्टफोन में जो सबसे यूनिक है वो है ये हस्की, जिस पर प्रेस होल्ड करके कुछ भी काम करवा सकते हैं, लाइक किसी को कॉल कर सकते हैं, टॉर्च ऑन ऑफ करवा सकते हैं, किसी भी ऐप को ओपन कर देता है, और इसके अलावा इससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, गाजर का हलवा कैसे बनाएं रेसिपी बताओ। लेकिन ये इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है, फिर भी ये हिंदी नहीं समझता। I am sorry, I do not understand the question. Could you please ask the question in English? और इस पर डबल क्लिक करें तब वायु एआई ऐप के सभी ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर आपको डॉग पेट की जगह कैट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे अगर आपको ये पेट डॉग खास यूजफुल नहीं लगा तो इसको यहाँ से सेटिंग्स में जाकर होम स्क्रीन से रिमूव कर सकते हैं। और अब आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है अब वो बताता हूँ। क्या ये 25,000 में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है? बिकॉज इसमें MediaTek Dimensity 8350 4 नैनोमीटर पर बेस चिप लगी है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, और ये ओनली एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है 8 to 56 GB में।
तो इन सब के साथ इस बजट में UFS 4.0 मिलना रेयर है। और अब प्रैक्टिकली देखो, मैंने इसमें बहुत बार AnTuTu रन किया, बट 100% प्रोसेस होने के बाद इसमें नेटवर्क एरर आ रही थी। हालांकि ये सेम चिप नोट CE5 में भी है, तो इस चिप के अराउंड 1.4 मिलियन AnTuTu स्कोर आते हैं, जो 25,000 के हिसाब से अच्छा स्कोर है। और रियल लाइफ नॉर्मल यूज में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, काफी फास्ट ऐप ओपन एंड क्लोज करता है। बट अगर लगातार 5 से ज्यादा एप्स ओपन करे उसके बाद ये थोड़ा जिटर करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने नोट CE5 भी यूज किया है, वो बहुत स्मूथ था। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। हालांकि कैमरा ऐप ओपन होने में फास्ट है, मोड स्विच भी जल्दी जल्दी होते हैं, और इसमें इमेज प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, फोटो क्लिक करते ही फोटो रेडी। बट एक दिक्कत है, फोटो क्लिक करने से पहले जैसी दिखेगी 99% वैसे ही फोटो बाद में सेव होगी। इमेज प्रोसेसिंग से कोई इंप्रूवमेंट्स या कलर करेक्शन नहीं होते। और गेमिंग टेस्ट के लिए मैंने BGMI यूज किया है, तो गेम ओपन होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता, बट इसमें स्मूथ पर भी ओनली 60 FPS और मैक्सिमम HDR पर अल्ट्रा यानी 40 FPS में गेमिंग कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सेटिंग्स है जो आजकल 15,000 से भी कम के स्मार्टफोन में मिल जाती है। और प्रेजेंट टाइम में 20,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है जिनमें 120 FPS या 144 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। तो मुझे 60 FPS में गेम इतना स्मूथ फील नहीं होता, बिकॉज मैंने तो 144 FPS पर भी गेमिंग की हुई है। हालांकि COD मोबाइल में इसमें 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं, बट मैं COD मोबाइल नहीं खेलता, तो मेरे हिसाब से लावा ने इतने पावरफुल प्रोसेसर का बस नाम मात्र यूज किया है। और जहां तक बात है हीटिंग इश्यूज की, तो 30 मिनट के CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में ग्राफ 10 मिनट के बाद अप डाउन होना शुरू हो गया था, और लास्ट तक यही सीक्वेंस चलता रहा। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो ग्राफ स्टेबल नहीं रहा, और 15 मिनट बाद ये 77% पर थ्रोटल हुआ है, जो ठीक ठाक है। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं तो ये मुझे लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल यूज में कभी भी हीट फील नहीं हुआ, और चार्जिंग के टाइम पर भी ये बहुत हल्का सा हीट होता है। और इसमें 4300 mm स्क्वायर का वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी है, जो अदर कॉम्पिटिटर से बहुत कम है, बट फिर भी इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स इसमें Android 15 मिलता है, और 3 Android अपडेट मिलने वाले हैं, और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो Realme P4 Pro के इक्वल ही है। बट इसमें Android 16 देना चाहिए था, बिकॉज आजकल तो बजट स्मार्टफोन के अंदर भी Android 16 आने लग गया है। और जहां तक बात है अपडेट की, तो अनबॉक्स करते ही एक 16 MB का सिक्योरिटी अपडेट आया था, और अभी कुछ दिन पहले ही इसमें सेकंड अपडेट आया है जो 183 MB का था, और इसमें मेनली कैमरा UI में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। और नवंबर मंथ का सिक्योरिटी अपडेट मिला है, और अभी बस 3-4 दिन पहले ही 24 दिसंबर को इसमें एक अपडेट आया था 116 MB का, जिसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। और जो AnTuTu स्कोर नेटवर्क एरर की वजह से शो नहीं कर रहा था, वो इस थर्ड अपडेट में फिक्स किया गया है। हालांकि लास्ट 2 बड़े अपडेट के बाद भी जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो अभी तक इसमें फिक्स नहीं हुई है। थर्ड अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसमें बहुत बार AnTuTu रन किया है, लेकिन ये हर बार 50% के आसपास क्रैश हो जाता है, तो ये अभी भी फिक्स नहीं हुआ। और अब इसके कैमरे की हकीकत सुनो, जिसके बाद इसको बाय करने का डिसीजन चेंज भी हो सकता है। तो इसमें ऑन पेपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, बट कौन सा सेंसर यूज किया है ये डिटेल्स मेंशन नहीं है। और कैमरा ऐप में डेडिकेटेड नाइट मोड है, और सभी अदर फीचर्स भी अवेलेबल है। और इसके नॉर्मल फोटो मोड में 0.6x, 1x, 2x और अप टू ओनली 10x डिजिटल जूम का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक AI का ऑप्शन भी है। बट अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है तो AI मोड पहले 10 सेकंड तो डिटेक्ट करने में लेगा कि किस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन में आप फोटो कैप्चर कर रहे हो। फिर यहाँ उसका आइकन और नेम आएगा, फिर अगर आप फोटो क्लिक करोगे तब जाकर AI मोड काम करेगा, वेरी स्लो। वैसे मोर वाले ऑप्शन में सभी ऑप्शन मिलते हैं, और 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन फोटो के लिए इसमें UHD वाला ऑप्शन है। तो इसके UHD 50 मेगापिक्सल एंड डिफॉल्ट 13 मेगापिक्सल सेटिंग्स की फोटो क्वालिटी में डिफरेंस से शुरू करते हैं। तो मैं देखकर शॉक्ड हूं, UHD वाली फोटोज में बैकग्राउंड डिटेल्स गायब है, और 13 मेगापिक्सल वाली फोटो में डिटेल्स बहुत अच्छी है। हालांकि स्किन कलर में कोई खास फर्क नहीं है, बट ओवरऑल डिफॉल्ट सेटिंग्स में ये अच्छी फोटोज लेता है। तो मैंने सभी फोटोज 13 मेगापिक्सल डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही ली है। और अब सबसे पहले इसके नॉर्मल मोड एंड AI मोड में डिफरेंस देखो। तो मैंने कुछ अलग अलग सिनेरियोज में फोटोज लिए, तो दोनों ही मोड की फोटोज में शार्पनेस में कोई कमी नहीं है, बहुत क्रिस्प फोटोज आई है। बट गौर करो, हमेशा AI मोड में ली हुई फोटोज में कलर्स एकदम परफेक्ट है, और कलर्स नेचुरल फील हो रहे हैं। डायनामिक रेंज भी बैलेंस है, और HDR भी बहुत अच्छे से काम किया है। जबकि नॉर्मल मोड में कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छे से बैलेंस नहीं है, और कलर्स वॉश आउट फील हो रहे हैं। HDR ठीक से काम नहीं किया, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये हर बार AI मोड में ज्यादा परफेक्ट फोटोज कैप्चर करता है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत, AI मोड में अगर इसको समझ ही नहीं आया कि किस ऑब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं, तब
ये इनेबल ही नहीं होगा। वैसे इसका AI मोड इंसान को समझता है, ग्रीनरी समझता है, खाने पीने के आइटम्स को समझता है, सनसेट, बिल्डिंग्स, एनिमल भी समझता है और फिर 2 से 3 सेकंड में इनेबल भी हो जाता है। बट बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सिनेरियोज है जिनको ये नहीं समझता और ये कार को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो कि डेली लाइफ का पार्ट है। वैसे आपको याद होगा Realme P4 Pro में एक AI लैंडस्केप मोड अलग से था, तो बस उस ऑप्शन पर जाकर डायरेक्ट फोटो क्लिक करो। लेकिन लावा अग्नि 4 में बहुत सस्ता AI मोड है और अब इसके 0.6x, 1x और 2x विदाउट AI मोड इनेबल करे नॉर्मल मोड की फोटोज में डिफरेंस देखो। तो ये फोटोज इंडोर में ली हुई है और सामने से सनलाइट आ रही थी, तो 0.6x पर कलर वॉश आउट फील हो रहे हैं और शार्पनेस ठीक ठाक है। 1x एंड 2x वाली फोटोज में कलर नेचुरल लग रहे हैं और एकदम परफेक्ट फोटोज आई है, स्किन कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन 2x वाली फोटो में शार्पनेस बहुत कम है 1x से और लो लाइट कंडीशन में 0.6x पर नॉइसी और डार्क फोटोज आती है। 1x पर फोटोज बहुत अच्छी लगी और फेस का कलर भी थोड़ा फेयर किया है, बट 2x वाली फोटो देखो शार्पनेस बहुत कम है, कलर पेंटिंग जैसी लग रही है। वैसे ये फोटो AI मोड में 0.6x पर ली हुई है एकदम हार्ड सनलाइट कंडीशन में, तो फोटो में कलर्स बहुत अच्छे हैं। और अब ये 1x पर हार्ड सनलाइट कंडीशन में ली हुई कुछ फोटोज देखो, तो मुझे फोटोज में कोई कमी नहीं लग रही, अच्छी फोटोज कैप्चर करता है और शार्पनेस भी अच्छी है। HDR भी परफेक्टली काम किया है और डायनामिक रेंज में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा नोटिस किया फोटोज में ये कलर ऑलमोस्ट नेचुरल ही कैप्चर करता है और इन ट्रीज का ग्रीन कलर नेचुरल ही लग रहा है, लेकिन एकदम नेचुरल कलर इतने अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर हो सकता है। वैसे सन के अपोजिट फोटो ले तो लाइट फ्लेयर्स आती है और फोटो डार्क आएगी, जो नॉर्मल बात है। और ये कुछ फोटोज दिन के टाइम इंडोर में ली हुई है, तो फोटोज अच्छी आई है, बस कलर हल्के फेड फील हो रहे हैं। हालांकि फोटोज में आपको कोई खास कमी नहीं लगेगी, अच्छी फोटोज आती है, दिन के टाइम आपको ये कभी निराश नहीं करेगा। बजट स्मार्टफोन के हिसाब से 1x पर ये दिन के टाइम बहुत परफेक्ट फोटोज लेता है। और अब ये कुछ क्लाउड्स की फोटोज और देख लो, तो क्लाउड्स में डिटेल्स अच्छी है। और जहां तक बात है पोर्ट्रेट मोड की, तो 1x एंड 2x दो जूम ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एक दिक्कत है, मेसी हेयर्स में ये ठीक से एज डिटेक्शन नहीं कर पाता। और ये नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में डिफरेंस भी देख लो, तो कलर ऑलमोस्ट सेम ही है। और अब ये कुछ लो लाइट नाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज है, तो फोटोज में नॉइस रहती है। हालांकि फोटोज इतनी भी बुरी नहीं है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से बैलेंस है। लेकिन इस बजट में OnePlus Nord C5 एंड Realme P4 Pro बहुत बेटर है। हालांकि नाइट मोड की फोटोज में लाइट को ठीक से बैलेंस कर लेता है, बट हमेशा कलर कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर देता है। जैसे इस फोटो में मेरे हेयर्स एकदम डार्क कर दिए हैं और ये जीन्स इसकी आधी भी डार्क नहीं है। और जैसे इस फोटो में फेस पर शेडो आ रही है, तो वो एरिया बहुत ज्यादा डार्क कर दिया है। तो लो लाइट कंडीशन में अभी लावा को इंप्रूवमेंट्स करने की नीड है। वैसे हल्के फुल्के लाइट से लाइट फ्लेयर्स नहीं आती, बट हाई बीम लाइट से हमेशा लाइट फ्लेयर्स आती है। हालांकि ये सभी बजट स्मार्टफोन की दिक्कत है। और अब वीडियो क्वालिटी देखो, तो फर्स्ट सिनेरियो मैं अभी बाइक पर हूं और ये वीडियोस हार्ड सनलाइट कंडीशन में शूट किए हुए हैं, तो आपको वीडियो क्वालिटी का आइडिया लग रहा होगा 30 FPS एंड 60 FPS में ये कितना स्मूथ है। सेकंड सिनेरियो मैं अभी रोड पर चल रहा हूं, तो आपको इसके OIS का आइडिया लग रहा होगा। ये वीडियो 30 FPS पर शूट करी गई है और गौर करो चलने से सेकी इफेक्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और 60 FPS में देखे तब भी सेकी इफेक्ट ज्यादा ही है। तो OIS में इसकी स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है, Realme P4 Pro की तरह ही है। मेरे हिसाब से वीडियो में कलर नेचुरल है, बट फिर भी थोड़े वॉश आउट फील हो रहे हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर हो सकता है। थर्ड सिनेरियो ये वीडियो हार्ड सनलाइट कंडीशन 60 FPS में शूट किया हुआ है, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ग्रीन ट्रीज का कलर कितना नेचुरल कैप्चर किया है। फोर्थ सिनेरियो ये वीडियो मॉर्निंग के टाइम बैक कैमरे से ही शूट की हुई है, तो इसने मुझे अच्छे से हाईलाइट कर रखा है और फेस पर डिटेल्स भी बहुत अच्छी है। स्किन कलर भी नेचुरल ही कैप्चर किया है, बट बैकग्राउंड में डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं है। फिफ्थ सिनेरियो ये वीडियो 1080p 30 FPS अल्ट्रा वाइड लो लाइट कंडीशन में शूट की हुई है, एंड ये वीडियो 4K 1x पर शूट की हुई है और 2x पर स्मूथली शिफ्ट होता है, लेकिन वीडियो 2x पर बहुत पिक्सल रेट हो गई है। सिक्स्थ सिनेरियो ये वीडियो आर्टिफिशियल लाइट नाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है और यहाँ पर लाइट कंडीशन अच्छी है, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी। वैसे इस वीडियो में नॉइस इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही है, शार्प वीडियो कैप्चर किया है और डायनामिक रेंज भी अच्छी है। एंड लास्ट सिनेरियो मैं अभी मेन रोड पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है और हेडलाइट्स भी डायरेक्ट आ रही है, तो इससे आपको लाइट फ्लेयर्स का आइडिया लग रहा होगा, लाइट फ्लेयर्स नहीं आती। हालांकि इस तरह की लो लाइट कंडीशन से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि वीडियो इतनी शार्प नहीं है, नॉइसी है। एंड अब इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और ये सैमसंग का सेंसर है, बट फिर भी अच्छी सेल्फी फोटोज नहीं आती। तो ये फोटो देखो, इसमें HDR ठीक से काम किया है, बट बैकग्राउंड व्हाइट हो गया है। और इसके जस्ट बाद वाली फोटो में बैकग्राउंड डिटेल्स तो आई है, बट HDR ठीक से काम नहीं किया, थोड़ी डल फोटो आई है। और ये कुछ हार्ड सनलाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज है, तो बहुत परफेक्ट शार्प फोटोज आई है। और अगर बैकग्राउंड में सनलाइट बहुत ज्यादा रहेगी तो फोटो पूरी व्हाइट हो जाएगी, तो इस कंडीशन में बहुत बेकार फोटोज आएगी। और इसके सेल्फी कैमरा में 1x एंड 2x दो जूम ऑप्शन अवेलेबल है और कुछ इतना जूम मिलेगा। वैसे ये फोटोज इंडोर में ली हुई है और यहाँ पर सनलाइट अच्छी खासी थी, तो HDR ठीक से काम किया है और अच्छी फोटोज
फोटोज आई है। और अब इसके पोर्ट्रेट मोड की कंडीशन भी देख लो तो 1x पर तो बॉडी का एज डिटेक्शन परफेक्ट है, बट हेयर्स में ठीक से नहीं है। और 2x जूम पर तो बहुत बुरा हाल है, एक दूसरी लेयर हेयर्स पर आ गई है। और ये एक सैंपल और देख लो, इसमें भी सेम कंडीशन है, 2x पर हेयर्स में एज डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है। और अब ये कुछ लो लाइट कंडीशन में ली हुई फोटोज देख लो तो सभी फोटोज नॉइसी और सॉफ्ट आई है। और एक सबसे बड़ी कमी, बहुत बार सेल्फी फोटोज इस तरह से खराब हो जाती है, कभी एक आंख बंद रहती है, कभी दोनों ही आईज में एक अजीब सा इफेक्ट दिखता है, कभी कभार साइड के हेयर्स थोड़े ब्लर हो जाते हैं, और कभी कभार तो फेस ही पूरा हिल जाता है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके 4K 60 FPS में, और मेरे फेस पे अभी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और स्किन कलर भी ऑलमोस्ट नेचुरल ही कैप्चर किया है। और इसके अंदर आपको 1x और 2x दो जूम ऑप्शन मिलते हैं, तो कुछ इतना जूम मिलेगा। एंड बैकग्राउंड में डिटेल्स भी काफ़ी शार्प है, बहुत अच्छी डिटेल्स है, कलर भी ऑलमोस्ट नेचुरली लग रहा है। और सनलाइट के अपोजिट कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है, बैकग्राउंड में डिटेल्स इस तरह की रहेगी। एंड जो लाइट फ्लेयर्स है तो लाइट फ्लेयर्स ज़्यादा नहीं आ रही है, इतनी नॉर्मल है। और 60 FPS में कुछ इतनी स्मूथनेस मिलने वाली है, और 30 FPS में कुछ इतनी स्मूथनेस रहेगी। और अगर इंडोर में सामने से सनलाइट आएगी तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी, मुझे इसमें कलर बहुत परफेक्ट लगे। और सेल्फी कैमरा की एक प्रॉब्लम और है, अगर लाइट कंडीशन थोड़ी कम है तो नाइट में बहुत डार्क वीडियो आती है। हम सबको पता है रोड लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट रहती है, और इस वीडियो में देखो कितनी डार्क वीडियो आई है। और बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं खाली रास्ते पे चल रहा हूँ, बट एक्चुअली इस रोड पर बहुत सारे घर है और लाइट्स भी ठीक ठाक है। वैसे इसमें बैटरी ओनली 5000 mAh है, जो बहुत कम है, जबकि ये ना तो स्लिम है और ना ही कॉम्पैक्ट। और आजकल 15,000 के स्मार्टफोन के अंदर भी 6000 mAh से बैटरी ज्यादा ही आती है। लेकिन मैं इसके बैटरी बैकअप से सरप्राइज हुआ, तो अभी मॉर्निंग 8:06 AM पर बैटरी 100% फुल चार्ज है। और अभी यहाँ SOT 8 मिनट ऑलरेडी है, एंड नेक्स्ट डे अराउंड 25 आवर्स बाद बैटरी 1% पर आ चुकी थी। और इस दिन मुझे 45 मिनट्स का SOT मिला, एंड इसके पिछले दिन 5 आवर्स 54 मिनट का SOT मिला। एंड मैंने इसको मैक्सिमम टाइम इंडोर में 20 से 30% ब्राइटनेस पर नॉर्मल यूज किया है, तो मुझे टोटल 6 आवर्स 30 मिनट्स का SOT मिला, जो 5000 mAh के हिसाब से बहुत अच्छा है। और हेवी यूज में भी देख लो तो अभी 7:38 AM पर बैटरी फुल चार्ज है, और 15 मिनट्स SOT यहाँ ऑलरेडी है, तो अराउंड 10 आवर्स बाद बैटरी 1% पर आ चुकी है। और मुझे अराउंड 4 आवर्स 15 मिनट्स का SOT मिला है, जिसमें 1 आवर 30 मिनट्स मैंने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, एंड 1 आवर 15 मिनट्स मैंने BGMI खेला है, और बाकी नॉर्मल यूज है। और रात को स्टैंड बाय मोड पर यह मुश्किल से 1% बैटरी ड्रेन करता है, जो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसके 66 वोट चार्जर से यह बहुत फास्ट चार्ज होता है। तो अभी बैटरी 1% पर है, और मैंने डेटा ऑन ही रखा है, एंड अब मैं इसको चार्ज लगा दिया हूं, और मैंने AOD भी ऑन ही रखा है। बट मैं सरप्राइज हुआ, ओनली 4 मिनट में ही बैटरी 15% चार्ज हो गई थी। वैसे इसमें Type-C 3.2 पोर्ट है, जो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में आता है, एंड 15 मिनट चार्ज लगाने के बाद बैटरी 50% चार्ज हो गई थी, एंड अराउंड 29 मिनट्स में ही बैटरी 80% चार्ज हो गई थी, और ओनली 44 मिनट्स में ये 100% फुल चार्ज हो गया था। और जहां तक बात है इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो इसमें 2 5G सिम लगा सकते हैं, बट मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और मेरी लोकेशन पर हमेशा 5G++ शो होता है, और इसके अंदर 14 5G के बैंड्स है, तो इंटरनेट स्पीड भी बहुत जबरदस्त आती है। मुझे इसमें अनलिमिटेड डेटा यूज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक कमी है, हॉटस्पॉट की रेंज बहुत कम है, 5 मीटर दूर या एकदम पास वाले रूम में भी नेटवर्क सिग्नल गायब रहते हैं। और कॉलिंग में भी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉल ड्रॉप नहीं होती। और इसके ईयर स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एंड इसमें रियल डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है। इसका सेकंड स्पीकर भी अच्छा खासा लाउड है, तो एकदम 360 सराउंडिंग वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसके स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत रिच है और बहुत लाउड है। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, और इसमें टॉप पर IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें NFC नहीं मिलता। और सभी बजट स्मार्टफोन की तरह इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर बॉटम में है, और ये काफी फास्ट है, मैक्सिमम टाइम फोन अनलॉक कर देता है। और ओनली IP64 रेटिंग है, तो पानी से दूर ही रखना। और हैप्टिक्स के लिए इसमें अक्स लीनियर मोटर है, जो फ्लेक्सी फोन में आती है, बट फिर भी टक वाले हैप्टिक्स नहीं है। सभी बजट स्मार्टफोन की तरह वाइब्रेशन वाले ही हैप्टिक्स है। हालांकि वाइब्रेशन की इंटेंसिटी अच्छी है, लेकिन हैप्टिक्स ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। सर्कल टू सर्च में सर्कल ड्रॉ करे तो लगातार वाइब्रेट करता है, और वॉल्यूम बटन को सिंगल प्रेस करे तो कोई वाइब्रेशन नहीं आती, लेकिन लॉन्ग प्रेस करे तो वियर्ड वाइब्रेशन आती है। और अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलता है तो इसमें घर बैठे 1 साल तक रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने Amazon पर लावा अग्नि 3 के रिव्यूज देखे थे, तो वहां पर बहुत सारे यूजर्स के स्मार्टफोन की डिस्प्ले में ग्रीन और पिंक लाइन
लाइन बहुत ज्यादा आ रही थी। अब इसके डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। एंड फाइनली कंक्लूजन, 25,000 में एल्यूमिनियम फ्रेम है विथ एक्शन बटन, जो इस बजट में कोई नहीं दे रहा। डिस्प्ले परफेक्ट है विथ परमानेंट एओडी फीचर। इसके बैटरी बैकअप में कोई कमी नहीं है और चार्जिंग स्पीड भी बहुत जबरदस्त है। इनके अलावा इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अदर कॉम्पिटिटर से बहुत घटिया है। इसमें अभी भी बहुत सारे बग्स को फिक्स करने की नीड है और यूआई में बहुत जगह इंप्रूवमेंट्स करने की नीड है। बहुत बेसिक यूआई है और कैमरा क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बस ठीक ठाक है। जहां तक मुझे लगता है ये ओनली नथिंग फोन 3A को कंपटीशन दे सकता है। OnePlus Nord CE5 और Realme P4 Pro के ये आसपास भी नहीं है और इसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती जितना ऑन पेपर इसमें शो किया गया है। इसमें BGMI ओनली 60 FPS तक मैक्सिमम खेल सकते हैं। और लास्ट, लावा की रीसेल वैल्यू अदर स्मार्टफोन ब्रांड से कम है। तो अंडर 25,000 में मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी OnePlus Nord CE5, उसके बाद Realme P4 Pro एंड लास्ट में लावा अग्नि 4 5G, बिकॉज लावा ने सच में बहुत कुछ इसमें दिया है